ओके। तो कल मैंने आपको शायद क्लास के बाद में दो इंडिकेटर बताए थे। एक तो था जिसका नाम था सुपर ट्रेंड, और एक अपन ने बात की थी पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये एक बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं। जब अपन बिगनर्स होते हैं, स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिंग की, तो कई बार हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में प्रॉब्लम होती है, कई बार हमें ट्रेंड लाइंस को मार्क करने में प्रॉब्लम होती है। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है तो हम बेसिक इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इतनी बढ़िया एक्यूरेसी नहीं देते हैं। जो एक तो अपन मैनुअल मार्क करते हैं और एक इंडिकेटर के बेस पे जाते हैं, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्राइस पहले बनता है, उसके बाद में ये इंडिकेटर्स बनते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये प्राइस को ही फॉलो करते हैं, पहले प्राइस से पहले हमको नहीं बताते। तो इसलिए जो हमको सिग्नल मिलता है ना, वो भी थोड़ा सा क्या होता है, लेट मिलता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी हेल्प कर देते हैं। न से तो कुछ भी अच्छा ही होता है। तो हम यहाँ पे देखो कल जो बेसिक दो इंडिकेटर्स लगाए थे, एक बार मैं फिर से आपको लगा के दिखा देता हूँ। इंडिकेटर्स लगाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको ऊपर के सेक्शन लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ आ रहा है। जहाँ पे आपको एफएक्स लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसी पे आपको क्लिक कर देना है एक बार के लिए। सबसे पहले अपन उस इंडिकेटर को जान लेते हैं जो आपको ट्रेंड के बारे में बताता है। ठीक है। अभी कई बार अपन ने जैसे ट्रेंड को मार्क करते हैं तो देखो सिंपल वे तो क्या होता है कि हम यहाँ पे इस तरीके से चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं, और जहां पे स्विंग्स जा रहे होते हैं तो हम एक ट्रेंड लाइन को इस तरीके से लेते हैं और सीधे स्विंग्स को मिलाते हुए एक ऐसी रेखा खींच देते हैं। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अभी अब ट्रेंड चल रहा है। ये हम मैनुअल हम इस तरीके से इसको बनाते हैं। लेकिन अगर बात करें आपको सर इस तरीके से बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेट होता है इसका, कि हम एक इंडिकेटर्स है उसका यूज कर लेंगे। आपको यहाँ पे देखो चार्ट पे इंडिकेटर जो सेक्शन है इस पे जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है क्या, सुपर ट्रेंड। कल भी मैंने आपको एक बार ये बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड टाइप करना है और इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके चार्ट के ऊपर एक ग्रीन और रेड कलर की लाइन आ जाएगी। ठीक है। ये जो इंडिकेटर्स होता है हमें ये ट्रेंड के बारे में बताता है कि आपका जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है। अगर यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आ रहा है इसका मतलब आपका कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। और जहां पे रेड आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब देखो हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इंडिकेटर होता है थोड़ा सा स्लो होता है, तो हम क्या करते हैं इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ताकि हमें ये थोड़ा फास्ट सिग्नल दे सके। कई बार क्या होता है कि ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो भी जाता है, लेकिन फिर भी इंडिकेटर ये बताता नहीं है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सेटिंग को चेंज करने के लिए अपन अगर जाएंगे तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, जो ये सुपर ट्रेंड का ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है इसकी जो सेटिंग का सेक्शन है, इस वाले पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके साथ में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस इनपुट वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जो इसकी लेंथ दिखाई दे रही है, अभी बाय डिफॉल्ट कितनी आ रही है इसकी, 10 आ रही है। हम इसको जाके थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पे अपन इसको 20 कर देते हैं। लेंथ को अपन कितना कर रहे हैं, 20 कर दे रहे हैं। और यहाँ पे जो फैक्टर है, जो 3 का आपको शो कर रहा है, इस फैक्टर को अपन कितना कर देंगे, यहाँ पे 2 का कर देते हैं। तो फैक्टर 2 हो गया और लेंथ हमारी कितनी हो गई, 20 हो गई। बस थोड़ा सा अपने सेटिंग किया और इसको कर देंगे ओके। तो इससे होता क्या है कि हमारा इंडिकेटर थोड़ा फास्ट हो जाता है। ठीक है। इससे आपको जल्दी सिग्नल मिल जाएगा जब भी ट्रेंड आपको थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर के लिए गिरा था, तो इसने बता दिया थोड़ा सा रेड आके कि भैया आपका डाउन ट्रेंड स्टार्ट यहाँ पे होने की कोशिश कर रहा है, या हुआ भी है कुछ टाइम के लिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अपन छोटे मोटे जो ट्रेंड्स होते हैं वो सारे ट्रेंड पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर पहले वाली सेटिंग थी तो थोड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीधा बस एक ही ट्रेंड आपको बता रहा था, अप ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे जहां जहां मार्केट थोड़ा डाउन आया है, जहां जहां भी डाउन हुआ है, वहां पे इसने बताया कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड आया है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हुआ था। हाँ, कैंडल फॉर्मेशन होता है, कैंडल को ही फॉलो कर। यहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, देखो इसका सिंपल जवाब ये होता है। आप इसको जब बड़ा करोगे तो आपको देखो एरो दिख रहा है, आप ये एरो दिखा तो आपको इस कैंडल में बाय करना है। अगर ग्रीन एरो दिख रहा है तो आपको इस कैंडल में बाय करना है, और जिस कैंडल में आपको रेड एरो दिख रहा है तो वहां पे आपको यहाँ पे सेल कर देना है। बस सिंपल बाई और सेल के लिए अपन इन एरोज का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो कोई भी इंडिकेटर, जैसे अभी अपन सुपर ट्रेंड की बात कर रहे हैं, या इसके अलावा और भी कोई इंडिकेटर्स अगर अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये चीज होती है कि ये इंडिकेटर हो या कोई भी चीज हो, साइडवेज मार्केट में चीजें काम नहीं करती है। साइडवेज में आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अगर थोड़ा भी किधर साइडवेज रहा ना, तो बार बार इसके सिग्नल चेंज होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, अब आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाया था, तो यहाँ से तो थोड़ा बहुत डाउन चला था मार्केट, लेकिन इसके बाद देखो यहाँ से अब ट्रेंड हुआ।
अप ट्रेंड होने के बाद हमने इस कैंडल में कहीं बाई किया होगा तो आपने देखो थोड़ा सा ऊपर गया, देन थोड़ी देर बाद में वापस नीचे आ गया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड से अगली ही 2-3 कैंडलों के बाद में इसने क्या दिखा दिया, अप ट्रेंड दिखा दिया। तो जब मार्केट साइडवेज होता है ना तो इंडिकेटर भी कोई काम नहीं करता, फिर ये भी फेक सिग्नल देता है। लेकिन अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग है, कोई भी ट्रेंड के अंदर अगर आपका मार्केट चल रहा है ना, तो वहां पे हमारे जो सिग्नल्स होते हैं ना, राइट सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सुपर ट्रेंड का यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इस इंडिकेटर की हेल्प अपन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, कई बार अपन ने मार्केट के अंदर जब ट्रेड करना चाहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, इसी टाइम में अगर आपको मान लो अप ट्रेंड या कोई ट्रेंड शिफ्ट होता है, तो हम और कंफर्म हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से आपका थोड़ा और नीचे आएगा। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो ये हमारा एक इंडिकेटर था जो आपको ट्रेंड को बताता है। इसी तरीके से हमने जब प्राइस एक्शन की सेकंड क्लास की थी तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ा था। ठीक है, अब बेसिकली अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से देखने होते हैं तो हमें पता है कि कोई भी जो ट्रेंड चल रहा होता है उसका स्विंग पकड़ना होता है। हमें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने तो हम जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो स्विंग बनाए नीचे, ये किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। हम इस स्विंग को मिलाते हुए इस तरीके से एक रेखा लाइन खींच देते हैं, मतलब एक रेक्टेंगल बना देते हैं, तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। पहले मार्केट यहाँ से एक बार ऊपर गया था, दोबारा मार्केट इसी पे आके वापस से क्या चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो ये किसका काम कर रहा है, आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। और जो ऊपर वाला स्विंग होता है वो किसका काम करता है आपका यहाँ पे, रेजिस्टेंस। पहला रेजिस्टेंस तो यही था, वो एक अलग बात है कि ये ब्रेक हो गया। ठीक है, और सेकंड रेजिस्टेंस मतलब सेकंड स्विंग जो आपका था वो ये इस कैंडल पे था। विक थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे चली जाती है तो वो चलता है, लेकिन बॉडी पार्ट को अपन कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर चीजें अगर स्विंग को टच कर रही है तो वही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि प्राइस है अभी इस रेजिस्टेंस लेवल से टकरा के नीचे की तरफ आ रही है, यहीं से गिर रही है, तो इसका रीजन क्या था, रेजिस्टेंस था। इससे पहले इस वाले रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। अगर प्राइस यहाँ से गई थी तो आप देखो एक ही कैंडल इतनी पावरफुल बाइंग आई है इसके अंदर। हम बोलते हैं ना अपन किसी को बाय और सेल करने से नहीं रोक सकते, तो आप देखिए यहाँ पे जो भी जोन वगैरह थे, बेसिक जोन थे या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, सब कुछ ब्रेक हो गया। ठीक है, इस एक कैंडल ने पूरे मार्केट को ब्रेक कर दिया। आप यहाँ पे देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, 710 पॉइंट की कैंडल है, 710 पॉइंट की कैंडल है ये अकेली कैंडल ही। यहाँ पे देखो एक सप्लाई जोन बना था उसको इसने ब्रेक किया। ठीक है, और एक तरीके से देखो तो ये रेजिस्टेंस लेवल भी था, तो रेजिस्टेंस को भी इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आपका जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसके बाद में भी अप ट्रेंड में चला गया। तो ये जो कैंडल्स होती है इंस्टीट्यूट की कैंडल होती है। मैंने आपको बताया था ना, जो बड़ा स्मार्ट मनी जो होता है पैसा डालता है, तो वो इस तरीके से पैसा डालता है, मोटा पैसा लगाता है, तो एकदम से मार्केट ऊपर चला जाता है और उस टाइम में फिर हमारे जोन्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये वही कंडीशन हुई है, जस्ट अभी अभी रनिंग मार्केट आपका चल रहा है यहाँ पे, तो ये जो पहले आई थी बाइंग ये उसी की वजह से आई थी। क्लियर हुआ? तो देखो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन ने बनाए हैं ये तो हमने मैनुअल बनाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक इंडिकेटर भी होता है। आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के नाम से एक इंडिकेटर्स आता है, आपको इसको सर्च कर लेना है और यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं ना, तो देखो इस तरीके से आपके सामने कुछ ऑरेंज कलर की, येलो कलर की लाइन से आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो बीच वाली लाइन होती है पिवट लाइन होती है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो भी होती है वो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, और जो पिवट लाइन होती है उसके नीचे जो भी होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, सपोर्ट्स होते हैं। आप इसको छोटा करोगे तो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। एक चीज और है कि ये जो पिवट पॉइंट ये लाइनें जो बनती है ना, ये प्राइस को फॉलो नहीं करती, तो ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। ये आपको पता है कि पहले से ही बना हुआ है, प्राइस तो अभी चल रही है, रनिंग है ना, ये तो पहले ही बन जाता है। तो यही एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो प्राइस को फॉलो नहीं करता है, ये प्राइस से पहले ही बन जाता है, और ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत एक्यूरेसी इसकी आ जाती है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था बढ़िया, बार बार रिजेक्शन दे रहा था, एक बार इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट R2 तक गया प्राइस, R2 को मार्केट आया नीचे, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ पे देखो R2 को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे R3 पे जाके थोड़ी देर रुका था, लेकिन ब्रेक करके R4 तक चला गया। वापस जब गिरा तो नेक्स्ट अपने पिवट पॉइंट पे आया, पिवट पॉइंट से ऊपर उठा तो R1 के पास जाने की कोशिश कर रहा था। हल्का सा फर्क आता है, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ पे मैनुअल बनाते तो क्या ये रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता। इस तरीके से हम इन सारे स्विंग्स को मिलाते हुए बनाते, बस यही फर्क आता है इंडिकेटर में। हमें दिख रहा है कि ये वाला लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन इंडिकेटर हमें बता रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये फर्क आता है, बट अपन बिगिनर्स होते हैं तो हमारे लिए चल जाता है, काम कर देगा, क्योंकि देखो हर बार ये गलत नहीं होता। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो देखो इसने सही रेजिस्टेंस बताया बार बार, यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस R2 तक ही गई प्राइस, वापस गिरी तो ये सपोर्ट का काम करिए। तो यहाँ पे अगर जितने भी सिग्नल्स आए हैं वो लगभग सही है।
ठीक है। तो ये जो सेकंड इंडिकेटर होता है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए होता है। जब आप बिगिनर्स हो, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इस इंडिकेटर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। चलो इसको हटा देते हैं अपन। कोई भी इंडिकेटर्स को हटाना है तो यहाँ पे देखो ऊपर इंडिकेटर यहाँ पे लग जाते हैं, ये डिलीट का बटन होता है, डिलीट वाले बटन पे जाके आप इसको हटा सकते हो। ठीक है। तो ये तो दो हमारे बेसिक इंडिकेटर्स हो गए, ये मैंने आपको कल भी बताए थे। आज जो पढ़ने वाले हैं अपन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारा आरएसआई। ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा आरएसआई। यही सभी लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसका यूज करते हैं, चाहे बेसिक प्राइस एक्शन को ट्रेड कर रहे हो, डिमांड सप्लाई को कर रहे हो, किसी को भी कर रहे हो। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रिजल्ट देता है वो ये आरएसआई ही देता है आपका। ठीक है। तो देखो यहाँ पे आरएसआई को लगाने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन पे ही जाना है और यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर देना आरएसआई। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको सिंपली बस जाके इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ एक इंडिकेटर लग जाता है, ये हमारा होता है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जितने भी इंडिकेटर्स अपन पढ़ने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा इसको समझते हैं, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एक बार, तो ये देखिए। तो ये जो इंडिकेटर्स होता है ना, इस इंडिकेटर में समझिए आप यहाँ पे 0 से लेके 100 तक की एक रेंज होती है। 0 से लेके 100 तक की क्या होती है, एक रेंज होती है। ये जो इंडिकेटर है इसे 0 से 100 के बीच में घूमता रहता है। ठीक है, रेंज जो होगी हमारी कहां से होगी, 0 से लेके 100 तक की रेंज होती है, और ये इंडिकेटर इसी सेक्शन के बीच में घूमता रहता है। क्लियर। ओके। अब इसमें क्या होता है, 3 बैंड बनते हैं, 3 लाइनें अपन बनाते हैं। एक तो होती है मिडल, जो बिल्कुल कितने पे होगी आपकी, 50 पे। एक मिडल लाइन होती है वो अपने 50 पे होती है। एक अपर बैंड बनता है वो होता है 70 पे, और एक लोअर बैंड अपन बनाते हैं वो कितने पे होता है, 30 पे होता है। इनको अपन चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन बेसिक जो है ये अपने लिए ठीक है, अभी के लिए इनफ है। बाकी अपन इसको चेंज करना चाहे तो इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, 70 की जगह आप 80 कर सकते हो, यहाँ पे 20 कर सकते हो। ये चेंजेस कर सकते हैं अपन अपने हिसाब से, जब आगे अपन ट्रेड करेंगे तो आपको आगे इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। अभी हमारे लिए इतना काफी है कि जो ये चल रहा है बाय डिफॉल्ट जो है उतना अपन यहाँ पे रख ले। तो ये 0 से लेके 100 के बीच में रहता है, पहली चीज तो ये। इसमें 3 बैंड होते हैं, एक मिडल बैंड होता है जो बिल्कुल 50 के ऊपर होता है, अपर बैंड होता है वो कितने पे होता है, 70 पे, और जो लोअर बैंड होता है वो अपना कितने पे होता है, 30 पे होता है। अब ये बीच में जो लाइन चल रही थी ये हमारी आरएसआई लाइन होती है। अब देखो ये क्या बताती है, जब ये भी क्या है ना, प्राइस को ही फॉलो करती है। जब प्राइस यहाँ पे नीचे आ रहा होता है तो आरएसआई भी आपका क्या होगा, इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। प्राइस अगर आपका यहाँ से ऊपर जा रहा होगा तो आरएसआई भी हमारे यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो दोनों चीज आपकी एक साथ ही काम करती है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं अपन थोड़ा सा इसको। इसमें होता क्या है, ये जो बताता है ना, ये दो चीजें बताता है। एक तो बताता है ओवरबोट, एक बताता है ओवरसोल्ड। अब ये क्या होता है, देखो अगर आरएसआई गिरता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है और जब ये 30 की रेंज को तोड़ देता है, ये 30 वाली जो रेंज होती है, इस रेंज को तोड़ के आरएसआई इसके नीचे आ जाता है, तो मार्क यहाँ पे नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपका मार्केट भी गिर रहा होगा। आरएसआई नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका मार्केट भी क्या हो रहा होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो यहाँ पे आरएसआई आपका गिर रहा है, मार्केट आपका गिर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब इसमें क्या हो रही है, सेलिंग हो रही है। और आरएसआई जब 30 के नीचे आ जाता है तो इसका मतलब इसमें सेलिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। जब भी 30 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड। क्या बोलेंगे, ओवर सोल्ड। सोल्ड का मतलब बेचना होता है, ओवर का मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे सेलिंग क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है। जब अगर सेलिंग ज्यादा हो चुकी है तो यहाँ पे अब चांसेस है कि अब इसमें क्या आएगा, रिवर्सल आएगा, और यहाँ से बाइंग आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। जब ये इंडिकेटर यहाँ से यू टर्न लेता है और ऊपर की तरफ जाता है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट अब क्या करेगा, बाइंग पोजीशन में जाने वाला है, कि सेलिंग तो ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे कोई बाइंग की पोजीशन ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे अभी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। जैसे मान लो ये इंडिकेटर यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है, यूटर्न इसने ले लिया, तो अब मतलब ये मार्केट आपका बाइंग में शिफ्ट हो गया होगा। और यहाँ पे अगर ये आया होगा तो कहीं ना कहीं आपका मान लो हो सकता है यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेवल हो, सपोर्ट लेवल पे मान लो हैमर बन गया। अब आपका प्राइस एक्शन तो आपका साथ दे ही रहा है कि सपोर्ट पे क्या बना है, हैमर बना है, तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम आपको पता चला कि आरएसआई तो 30 के नीचे पड़ा था, मतलब ये भी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो अब हमारे लिए डबल कंफर्मेशन हो गया। आपको पता है कि आरएसआई अभी यहाँ से ऊपर जाने वाला है और ये उसी टाइम में सपोर्ट पे क्या बन गया, हैमर। तो इस पैटर्न के टारगेट देने के डबल चांस हो गए। ये वाला जो पैटर्न बना है इसके टारगेट देने के
डबल से भी ज्यादा चांस हो गए, क्योंकि उसी टाइम आरएसआई भी हमें क्या बोल रहा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बाई कर सकते हो। ऑलरेडी सेलिंग ज्यादा थी तो मार्केट कभी भी यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, रिवर्सल लेगा तो अच्छा खासा मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है। इसी तरीके से अगर मार्केट कभी, मैं इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको चार्ट के ऊपर, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, इतना बड़ा नहीं रखेंगे। ये देखो चार्ट के ऊपर, अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, अच्छा खासा मार्केट आपका यहाँ पे डाउन साइड में चल रहा है, इस तरीके से आप देखोगे तो उसी टाइम आपका आरएसआई भी तो नीचे था। ठीक है, आरएसआई नीचे होता है मतलब 30 के नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये ओवर सोल्ड हो गया। फिर उसके बाद देखो इसमें कुछ अप मोमेंट आता है, तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, फिर डाउन आता है, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये काफी टाइम तक तो कंसोलिडेट किया इस रेंज में, और एक टाइम के बाद रेंज के अंदर घुस गया ये। तो जैसे ही घुसा तो उसके बाद मार्केट भी हमारा देखो यहाँ से क्या हो गया, जैसे आरएसआई ऊपर जाने लगा मार्केट भी हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट सिग्नल नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम तक मार्केट साइडवेज रहा था, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, परफेक्ट सिग्नल कब मिलेगा, जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप, बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा रेंज। देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा था अच्छा खासा, गिरते टाइम देखो आरएसआई भी बिल्कुल कहाँ पे आ गया, 30 के नीचे आ गया। 30 के नीचे आया, आपने यहाँ पे देखा कि ये एक सपोर्ट पॉइंट है। सपोर्ट है क्या ये वाला, बना सकते हैं ऐसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पे सपोर्ट का भी काम किया, एक रेड कैंडल आके सपोर्ट लेके गई यहाँ से, और इस सपोर्ट के बाद में मार्केट दोबारा इस पे आया। अब यहाँ पे जब आ रहा था मार्केट, तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या बनाया, बुलिश एंगल्फिंग बनाया गया, तो कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, कहाँ पे बना है, सपोर्ट के ऊपर बना है। हम इसके हाई ब्रेक होने पे एंट्री लेते, इसके लो पे हमारा क्या होता, एसएल, और एक कंफर्मेशन हमें किसने दिया, आरएसआई ने। आरएसआई कहाँ पे पड़ा था, 30 के नीचे। 30 के नीचे आ गया तो हमें पता था कि यहाँ पे जो सेलिंग हो चुकी है वो क्या होगी, ओवर हो चुकी है। अब यहाँ से मार्केट में कभी भी क्या आ सकता है, बाइंग आ सकता है, रिवर्सल आ सकता है, और थोड़ी देर बाद में मार्केट में यहाँ पे क्या आ गया, फिर बाइंग आ गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको परफेक्टली यूज कर सकते हो। आरएसआई के साथ अगर आप ट्रेड करोगे ना, तो आपके टारगेट तो हिट होंगे ही होंगे। बड़ी बात यह है कि आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आरएसआई पूरे दिन भर ऊपर नीचे नहीं होता है, दिन के अंदर 4-5 बार ऊपर नीचे आएगा। ठीक है, तो आप जितनी बार आरएसआई ओवर बोट या ओवर सोल्ड हो, उसी सिचुएशन में आपको बाई करना है। उससे क्या होगा कि आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे, नहीं तो आपको चार्ट पे दिखेगा सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न रहे, तो बहुत ज्यादा मार्केट में बनते रहते हैं, और जितनी बार बनेंगे उतनी बार आपका मन करेगा कि हम क्या कर ले, ट्रेड कर ले। लेकिन आरएसआई जब तक इसके नीचे नहीं आता, ये ऊपर नहीं जाता। यहाँ पे देखो इसके नीचे 30 के नीचे आ गया था, एक अच्छा पैटर्न भी मिला था, तो मैं यहाँ पे बाई करता तो मेरे को आराम से अच्छा टारगेट मिल जाता। ठीक है, और अगर इसकी बात करें अपन कहीं पे भी, अब अपन एक ओवर सोल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जहां पे मार्केट ने सेलिंग दिखाया था। ठीक है, तो देखिए कहीं पे भी आप जाके देखोगे, कोई भी पैटर्न से आप उठा लो, जैसे यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं इंडिकेटर से, थोड़ा बहुत अगर मार्केट साइडवेज रहता है, देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है आपका, तो आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया तो आरएसआई भी आपका यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद में वापस से मार्केट ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया यहाँ पे, और जैसे ही 30 के ऊपर 70 के ऊपर गया, तो आपको पता चला कि बाइंग क्या हो चुकी है, ओवर हो चुकी है। वापस से मार्केट उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा नीचे आया, तो मार्केट यहाँ पे फिर से नीचे आ गया। फिर से आप देखो आरएसआई वापस से कहां पहुंच गया, 70 के ऊपर, बाइंग फिर से ज्यादा हो गई। अब क्या मार्केट फिर से ऊपर चला गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली गिर गया है। ठीक है, अब सर यहाँ पे तो 2-3 बार आया है, तो हम कौन सी जगह एंट्री बनाएंगे, कौन सी वाली एंट्री हमारे लिए सही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार आया तो यहाँ तो एसएल हो जाते हैं ना हमारे, क्योंकि यहाँ तो मार्केट ज्यादा गिरा ही नहीं है, मार्केट सिर्फ गिरा तो इसी रेंज में है। तो देखो हमें यहाँ पे और चीजें कंफर्मेशन के लिए चाहिए होती है, वो क्या चीजें चाहिए, थोड़ा सा अपन वो चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ही मार्केट से यहाँ पे बना, अब यहाँ पे तो आपको क्लियर कट चीज दिखाई दे रही है कि बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, पहली चीज तो ये। ठीक है, और आरएसआई भी आपका यहाँ पे कहाँ पे था, 70 के ऊपर था, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे, अगली जिस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया उस पर सेल करते थे, हमको यहाँ पे ये टारगेट मिल जाता आराम से। लेकिन कई बार क्या होता है कि मार्केट देखो यहाँ पे था, इस जगह आरएसआई ने ब्रेक किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न नहीं बना, यहाँ पे अपन कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। अगर आपको अच्छा कंफर्मेशन नहीं मिला कि एक कैंडल इसके नीचे लो करे, ब्रेक करे, ठीक है, अगर लो ब्रेक नहीं कर रही तो हम थोड़ा और वेट करते हैं, मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न ढूंढना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो हैमर वगैरह इस टाइप के पैटर्न बन रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन हैमर बन रहा है, तो ये किसके सिग्नल है, मार्केट को ऊपर लेके जाने के है। तो हम यहाँ पे भी क्या नहीं कर सकते थे, इसको सेल नहीं कर सकते थे। ठीक है,
हमें एक अच्छा पैटर्न चाहिए। यहाँ पे देखोगे तो एक वो बना है, बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, ठीक है। और उसी टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे भी आरएसआई भी कहाँ था, 70 के ऊपर था, तो हम इस वाली कैंडल पे जरूर सेल करते, और इसके हाई पे हमारा क्या होता, एसएल। अब यहाँ पे सर इस कंडीशन में क्या हुआ है, इस कंडीशन में सर टारगेट तो 1:2 शायद ही मिला होगा, हम यहाँ पे सेल करते, इसके हाई पे एसएल होता, तो यहाँ तक 1:2 तो नहीं मिला होगा, मे भी मिल भी गया होगा, नहीं भी मिला होगा। तो अगर 1:2 नहीं भी मिला तो 1:1 सीटी से निकल जाएंगे, हमको इसमें लॉस तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके के अगर आप कंफर्मेशन देखोगे, और एक चीज और, सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना आरएसआई को सीखने के बाद, सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है कि इसको बाहर निकलते लोग बाई कर लेते हैं। जैसे ही 70 के बाहर गया या 30 के नीचे आया, तो लोगों को लगता है ये तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो चुका है, और वो उसी कंडीशन में जाके क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। वो गलती होती है। आपको कब बाई करना है, कब सेल करना है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि जब भी ये मार्केट इस रेंज के वापस इस रेंज में घूम जाए, यूटर्न लेके पूरा 70 के अंदर आता हुआ दिखे ना, उस कंडीशन में आपको पोजीशन बनानी है। अगर ये देखो यहां से ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये और ऊपर गया, तो यहाँ पे आपको कंडीशंस बनानी ही नहीं है। ये कोशिश कर रहा है, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या ये 70 की रेंज में घुसा गया, नहीं घुसा। तो आपको जितनी बार यहाँ पे मिला नहीं है, सब जगह आपको इग्नोर करना है, क्योंकि ये 70 की रेंज में वापस घुमा ही नहीं, ठीक है। हाँ सर यहाँ पे घुमा है तो कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे पोजिशन बनाते, इसी कैंडल में घुमा था, और इसी में देखो ये 70 के अंदर आया, तो जहां पे ये आया उसी कैंडल के अंदर यहाँ पे आया, आते के साथ में अपन यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसमें पोजिशन बना सकते थे, ठीक है। लेकिन वापस सर इसके ऊपर चला गया, ऊपर जाने पे हम कोई पोजीशन नहीं बना रहे, ये यूटर्न मार के वापस इस रेंज के अंदर घुसा ना 70 वाली में, जैसे ही घुसा उसके बाद में फिर हमने आगे एक और पोजीशन बनाई, इसमें एसएल हो गया, इसमें टारगेट मिल गया, कोई बात नहीं, ऐसा नॉर्मल होता है, चलता है, टारगेट वगैरह मिल सकता है। लेकिन उसके बाद में फिर हमने पोजीशन बनाई, आप यहाँ पे देखो ये एनगल्फिंग बना था, इस पे अपन ने बनाया, अगर से फिर से देखो उसी टाइम नीचे घुस गया, घुसा है ना, हम इसमें ट्रेड, इसमें फिर हमको टारगेट मिल जाता। तो यहाँ पे हमारे सिर्फ 3 ट्रेड बने, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि आरएसआई ही एक बार तो यहाँ पे अंदर आया था, एक बार यहाँ पे अंदर आया था, और एक बार यहाँ पे घुसा था, जबकि यहाँ बाहर जा रहा है तो हमने कोई एंट्री नहीं बनाई। ज्यादातर लोग बस गलती यही कर देते कि आरएसआई जैसे 70 को पार करके गया, उनको लगता है अब तो ओवरबोट हो चुका है, अब यहाँ से तो गिरेगा। भाई आपको पता है कि 70 से लेके 100 तक अभी तो काफी स्पेस बचा है ना, 70 से लेके 100 के बीच में काफी गैप बचा है, तो मार्केट यहाँ से और भी तो ऊपर जा सकता है, और भी तो ऊपर जा सकता है। तो हम तो कितना का एसएल लगाएंगे, तो हमारा एसएल तो आराम से हिट हो जाएगा। लेकिन जब ये यूटर्न ले लेता है ना, और अंदर घुस जाता है, तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि अब ये रिवर्सल ले चुका है, तब तक हमारे पैटर्न भी हमारे साथ दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल्फिंग बना है ना, इसके बाद अगले कैंडल ने लो ब्रेक किया, तो हमें कंफर्मेशन भी मिल गया, और उस टाइम मार्केट में ये क्या हो गया, ये भी यूटर्न ले चुका है, तो यहाँ पे हमारा एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो देखो आरएसआई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इससे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, इससे बहुत अच्छे हैं, बहुत फायदे होंगे आपको, ठीक है। साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा ये आपको बच के इससे रहना है, लेकिन जब मार्केट अच्छा होता है उस मार्केट में आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक बेयरिश हरामी पैटर्न बनाते हैं, कैंडल के लो पे आप एंट्री लेते हैं, इसके हाई पे एसएल होता, और उसी टाइम आपको देखो आरएसआई भी 70 की रेंज के अंदर घुसा था। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो क्या बढ़िया शानदार टारगेट आपको मिल जाता। हाँ, इससे एक फायदा और भी हो जाता है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओवर ट्रेडिंग का मतलब समझते हो भाई, दिन में अपने हर जगह पैटर्न, क्योंकि पैटर्न तो बहुत सारे बनते रहते हैं, पूरे दिन भर ये चीज चलती रहती है, क्योंकि कैंडल चलता रहेगा तो चार्ट पे पैटर्न्स वगैरह तो बनते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आरएसआई पूरे दिन में 2-3 बार से ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, ये बार बार ऊपर नीचे नहीं आएगा। तो आरएसआई जब भी ओवरबोट या ओवरसोल्ड हो, उसी टाइम हमें हमारे पैटर्न्स वगैरह फाइंड करने हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको यूज कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो तो इसको क्लियर करते हैं। अब पे अगला इंडिकेटर है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट जो इंडिकेटर होगा उसका नाम है MACD। MACD के नाम से एक और इंडिकेटर आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना है MACD, ठीक है। MACD अपन यहाँ पे टाइप करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये मूविंग एवरेज से बना हुआ एक इंडिकेटर्स होता है, ठीक है, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैकडी। MACD यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैकडी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप मैकडी बोल सकते हो, MACD बोल सकते हो, या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस अपन इसको बोल सकते हैं। तो बस अपन सिंपली इस पे क्लिक करते हैं, जैसे अपन क्लिक करते हैं फिर से देखो नीचे की तरफ एक चार्ट और 2 लाइनें आ जाती है। यहाँ पे आपके सामने कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं और 2 लाइनें आ जाती है।
अब देखो ये MACD आपका क्या बताता है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। दिख रहा है क्या आपको, ये चलाऊं, दिख रहा है ना? चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो दो लाइनें होती है, एक तो होती है ब्लू लाइन और एक होती है इसमें ऑरेंज लाइन। जो ऑरेंज लाइन होती है ना, ये स्लो लाइन होती है, इसको बोलते हैं स्लो लाइन, ठीक है, मतलब ये स्लो चलती है। और जो ब्लू लाइन होती है ये फास्ट होती है। तो ये जो मूवमेंट करती है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी चलती है, तो ये फास्ट होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अगर इसकी मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो इसके सेटिंग पे जाओगे तो जो आपकी ब्लू लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं MACD लाइन। जो ब्लू लाइन होती है यही हमारी कौन सी लाइन होती है, MACD लाइन होती है। और जो आपकी ऑरेंज लाइन होती है इसको अपन बोलते हैं सिग्नल लाइन। तो दो तरीके की लाइनें होती है, एक सिग्नल लाइन होती है, एक कौन सी होती है, MACD लाइन होती है। अब देखो होता क्या है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे है ना, इस जगह पे जो ब्लू लाइन होती है ये थोड़ा फास्ट मूवमेंट करती है और ऑरेंज लाइन आपका थोड़ा स्लो मूवमेंट करती है। अब जो ये ब्लू लाइन है बार बार इस ऑरेंज लाइन को काटती है, बार बार इस ऑरेंज लाइन को क्या करेगी, क्रॉस ओवर करती है, क्रॉस करती है, कभी ऊपर से नीचे करेगी या नीचे से कभी ऊपर की तरफ इसको क्रॉस करेगी, तो बार बार इसको क्रॉस ओवर करती रहती है। अब आप देखिए यहाँ पे जब भी ये लाइन, अब ये क्या बोलता है इंडिकेटर, हमें क्या समझाता है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं अपन यहाँ पे, कि जब भी ये लाइन ब्लू लाइन मतलब MACD लाइन अगर ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, यहाँ पे अपन ने देखा कि जो ऑरेंज लाइन है इसको ऊपर से किधर काट रही है, नीचे की तरफ काट रही है, तो यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा इस जगह पे, इस कैंडल के यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल के जस्ट ऊपर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद इसी टाइम में यहाँ पे MACD ने क्या कर दिया, नीचे की तरफ क्रॉस कवर कर दिया। क्रॉस किया, क्या क्रॉस किया, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, नीचे आ सकता है। और देखो उसके बाद में कितना बढ़िया नीचे गिरा, ठीक है। तो जब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल करते हैं, सेलिंग सिग्नल यहाँ पे जनरेट होता है। और इस ये जो क्रॉस ओवर होता है ना, इसको एक नाम होता है, इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर, डेथ क्रॉस ओवर। मतलब यहाँ पे जो क्रॉस ओवर हुआ है ये कैसा हुआ है, डेथ क्रॉस ओवर इसको बोला जाता है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, या सेलिंग के लिए जो क्रॉस ओवर होता है इसको डेथ क्रॉस ओवर के नाम से भी जाना जाता है। चलो ये तो आपको समझ में आया। अब इसमें एक और होता है, अगर कभी MACD लाइन मतलब ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, यहाँ पे अगर देख रहे हो तो ये ब्लू लाइन जो चल रही थी वो कहाँ काट रही है, प्योर ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रही है, ऊपर की तरफ काटा गया, तो यहाँ पे कौन सा सिग्नल जनरेट हुआ, बाइंग का सिग्नल। हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं और आप यहाँ पे अगर बाई कर सकते हो, ठीक है, तो ये जो क्रॉस ओवर है ना इसको बोला जाता है गोल्डन क्रॉस ओवर। दो क्रॉस ओवर होते हैं MACD लाइन पे, एक तो डेथ क्रॉस ओवर होता है और एक कौन सा हो जाएगा, गोल्डन क्रॉस ओवर। जब बाइंग का सिग्नल जनरेट होता है तो वहां पे गोल्डन क्रॉस ओवर होता है, और जब सेलिंग का सिग्नल जनरेट होता है तो वहां पे कौन सा होता है, डेथ क्रॉस ओवर होता है ना। यहाँ पे देखो सेलिंग सिग्नल था, यहाँ पे हम सेल करते तो मार्केट गिरा है, यहाँ पे बाइंग सिग्नल जनरेट हुआ, हम यहाँ पे बाई करते तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। बार बार ये सिग्नल जहां जहां जनरेट होता है वो यहाँ पे डाउन साइड में काटा तो देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया था। इसके बाद में ये थोड़ा सा क्रॉस ओवर देखिए यहाँ पे अप साइड में ब्रेक कर दिया तो यहाँ से मार्केट फिर और ऊपर गया था। साइडवेज मार्केट में काम नहीं करती चीजें, देखो यहाँ पे दो तीन बार क्रॉस ओवर दे दिया क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या था, कुछ टाइम के लिए साइडवेज हो गया था। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो उसमें क्रॉस ओवर्स अच्छे काम करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो बस MACD आपको बाइंग और सेलिंग के सिग्नल बताता है। देखो RSI तुम्हें क्या बताता है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, कि कहाँ पे बाइंग ज्यादा हो चुकी है, कहाँ पे सेलिंग ज्यादा हो चुकी है। अब उससे आपको एक फायदा हो जाता है कि अगर बाइंग ज्यादा हो चुकी है तो हम वहां पे और बाई नहीं करेंगे, सेलिंग ज्यादा हो चुकी है तो वहां पे अपन और सेल नहीं करेंगे, या हमने कोई पोजीशन बना रखी है तो अपना प्रॉफिट बुक करने का सही टाइम हो गया, ठीक है। आपने भाई जैसे बाइंग की कोई पोजीशन बना रखी है और वहां पे मार्केट आपका ओवरबॉट हो चुका, 70 से ऊपर आ गया, ठीक है, तो आपका वहां पे सही टाइम हो सकता है उस प्रॉफिट को बुक करने के लिए, ठीक है। और आपने मान लो सेलिंग की पोजीशन बना रखी है और RSI आपका कहाँ पे आ गया, 30 के नीचे आ गया, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे अब ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, तो यहाँ से अब क्या हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, तो वो एकदम एग्जैक्ट सही टाइम है मेरा प्रॉफिट बुकिंग करने का। तो वो RSI बताता है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, और ये क्या बताता है हमें, बाइंग और सेलिंग, कि कहाँ पे आपको बाई करना चाहिए और कहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। ये तो तब फॉर्म होता है तो पहले कैंडल फॉर्म होती फिर क्रॉसओवर होता है तो हमारी एंट्री तो मिस हो जाती है ना, लेट और एंट्री होती है ना। अपन नेक्स्ट कैंडल में लेते हैं, थोड़ा सा ये लेट सिग्नल जनरेट करता है,
ये जैसे ठीक ये है। वाली कैंडल ने क्रॉसओवर तब हुआ होगा जब वो रेड कैंडल पूरी फॉर्म हुई होगी, नहीं ये वो उधर की साइड है। ये हाँ वाली, हाँ हाँ ये क्रॉस ओवर हुआ होगा तो जस्ट यहाँ पे हुआ होगा हाँ। लगभग, और हम क्योंकि ट्वेंटी ये, लेकिन उसी टाइम हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर तो होने वाला है। आप इसमें और सेफ जाना चाहते हो तो फिर हमें एंट्री इसके क्रॉस ओवर के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ही लेनी पड़ेगी। तो इससे थोड़ा सा बस रिस्क ये बढ़ जाता है कि आपका एसएल हो जाएगा, है ना, आप मतलब आपका एसएल बड़ा हो जाएगा, एसएल होगा नहीं, एसएल बड़ा हो जाएगा। तो हमारा चलो यहाँ पे तो इस कंडीशन में तुमको टारगेट भी मिल गया, लेकिन ज्यादातर कंडीशन में ऐसा होता भी नहीं है। तो ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, हल्का से ये लेट सिग्नल देते हैं, क्योंकि मैंने बोला इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, बस हमें इससे थोड़ी हेल्प हो जाती है कि अगर ये क्रॉस ओवर हुआ, जैसे मान लो आपने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, अब इसका फायदा क्या हो सकता है कि हमने यहाँ पे एक एंट्री बनाई, लेकिन आपको पता है कि भाई यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, उसी टाइम आपका क्रॉस ओवर हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस डबल हो गया ना। अब आप अपनी पोजीशन में आराम से बने रह सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि एमएससीडी में हमें बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है, डेथ क्रॉस ओवर हो चुका है, मार्केट अब गिरेगा। तो ये आपके कंफर्मेशन के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि देखो सिग्नल तो ये थोड़ा लेट ही दे रहा है, ये कैंडल जब तक यहाँ ब्रेक करेगी तब जाके क्रॉस ओवर इसके थोड़ा नीचे आएगा, तो हल्का से सिग्नल क्या हो जाएंगे लेट, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया जो इंडिकेटर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब प्राइस को लीड करते हैं, उसके पीछे 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 चलते हैं, पहले प्राइस फॉर्म होता है, देन उसके बाद में इंडिकेटर्स बनता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। और बाकी जो ये बीच में चल रहा है ना, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, ये जो ग्रीन और रेड चल रहा है हिस्टोग्राम बोले थे, वॉल्यूम की तरह ही होता है। जब ये बढ़ रहा होता है तो इसका मतलब इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और जब ये कम हो रहा होता है तो इसका मतलब इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। ठीक है, और ये अब रेड की तरफ बढ़ रहा है तो फिर सेलिंग में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ये रेड में कम होता जा रहा है तो सेलिंग में भी इंटरेस्ट क्या होता जा रहा है, कम होता है। तो ये बाइंग और सेलिंग का जैसे वॉल्यूम बताता है ना इंटरेस्ट, उसी तरीके से हिस्टोग्राम भी हमें क्या बताता है, इंटरेस्ट बताता है बाय करने का और सेल करने का। क्लियर हुआ? सर ओपन इंटरेस्ट वही होता है कि वॉल्यूम? नहीं, ओपन इंटरेस्ट अलग चीज है, वो अपन ऑप्शन में पढ़ेंगे, जब अपन ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ेंगे ना, ऑप्शन चेन पढ़ेंगे, तो ऑप्शन चेन के अंदर हमारे पास में आएगा ओपन इंटरेस्ट, ओआई डेटा, आईवी वगैरह, ये सब चीजें अपने ऑप्शन चेन के अंदर आएंगे। क्लियर? ओके, तो ये इंडिकेटर हमारा हो गया MACD। ठीक है, दो तीन इंडिकेटर्स और हैं तो वो भी अपन एक बार देख लेते हैं। ऑनलाइन जो भी आप क्लास ले रहे हैं मैं आपको एक बार दोबारा लिंक सेंड कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें हो नहीं पाएंगे वो। तो दो तीन इंडिकेटर्स और बच गए, अपन वो भी एक बार कवर कर लेते हैं, तो आप सभी लोग जल्दी से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ओके सर। ओके, तो अभी तक हमने चार इंडिकेटर देख लिए। एक तो हमने पढ़ा था सुपर ट्रेंड, जो हमें ट्रेंड के बारे में बताता है। दूसरा हमने पढ़ा था पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, जो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। तीसरा हमने जो पढ़ा है वो RSI पढ़ा है, जो हमें ओवरबोट और ओवरसोल्ड सिचुएशन को बताता है कि मार्केट में कब ज्यादा बाइंग हो चुकी है, कब ज्यादा सेलिंग हो चुकी है। और लास्ट जो इंडिकेटर हमने अभी पढ़ा वो कौन था, MACD। MACD हमें बताता है बाइंग और सेलिंग कि कब हमें बाय करना है और कब हमें सेल करना चाहिए। तो ये हमने कुछ इंडिकेटर्स पढ़ लिए, दो तीन इंडिकेटर्स मैं आपको और बता दे रहा हूँ। बाकी तो अगर बात करें अपन इंडिकेटर्स की तो बहुत सारे होते हैं, जब इंडिकेटर सेक्शन पे जाओगे तो सारे इंडिकेटर्स ही है। ठीक है, तो बहुत सारे होते हैं, हमको इतना की जरूरत है भी नहीं, हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है वही अपन देख रहे हैं, ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगला एक इंडिकेटर है जिसको अपन बोलते हैं बोलिंजर बैंड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिंजर बैंड। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बोलिंजर बैंड, या इसको अपन शॉर्ट में बीबी भी बोल सकते हैं। आप डबल बी करोगे तो जब बीबी के नाम से आप लिखोगे तो भी आपका आ जाएगा बोलिंजर बैंड। ठीक है, हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे चार्ट पे एक इंडिकेटर लग जाता है। एंड ये कैसे काम करता है एक बार समझते हैं। थोड़ा सा इसकी सेटिंग को अपन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आपके सामने चार्ट पे जो इंडिकेटर लग के आया ना, ये क्लाउड सा जो बादल सा आपका बना हुआ है, यही आपका बोलिंजर बैंड है। बट इतनी चीजें हमको नहीं चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज करेगी, तो हम क्या करते हैं इसमें दो तीन चीजों को हटा देते हैं ताकि ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये बीच वाली लाइन होती है, इसकी अपने को इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, तो अपन एक तो बीच वाली लाइन को हटा देते हैं। एक ही जो क्लाउड में बैकग्राउंड आ रहा है, जो बैकग्राउंड आ रहा है इसको अपन रिमूव कर देते हैं। और जो ऊपर वाली लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, नीचे वाली सपोर्ट का काम करती है, तो ऊपर की अपन रेड कर देते हैं, नीचे वाली को अपन ग्रीन कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा दिखते ही समझ में आ जाए कि क्या इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये बोलिंजर बैंड जो बीबी है, हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके आपको क्या क्या चेंज करना है, देखो मीडियन, मीडियन का मतलब बीच वाली लाइन है, तो इसको अपन अनटिक कर देते हैं तो ये हट जाएगी, हट गया। उसके बाद में आ रहा है आपका बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड भी हमें नहीं चाहिए तो इसको भी हटा देते हैं, तो ये क्लियर हो गया। अब अपर लाइन आ रही है वो ब्लू कलर की आ रही है, तो इस पे क्लिक करते हैं, इसको कर देते हैं अपन रेड। इसकी विड्थ को आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हो, आपको मोटी करनी हो पतली करनी हो तो कर सकते हो। और जो लोअर लाइन है ये ब्लू आ रही है तो इसको अपन कर लेते हैं यहाँ से ग्रीन, और इसकी विड्थ को अपन कम ज्यादा कर लेते हैं। इतनी सेटिंग करने के बाद इसको हटाते हैं तो आपके सामने सिर्फ दो लाइन बच जाती है, एक रेड बच गई और एक ग्रीन बच गई। एक तरीके से मोटा मोटा देखे तो ऊपर वाली रेजिस्टेंस का काम करिए, नीचे वाला किसका काम करती है, सपोर्ट। ये इंडिकेटर पे होता क्या है कि जब भी प्राइस
नीचे वाले जोन पे आती है तो हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, और ऊपर वाले जोन पे जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको सेल। प्राइस हमेशा इस बैंड के बीच में घूमती रहती है। बस आपको जैसे ही ऊपर वाले जोन के पास पहुंची प्राइस, हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और नीचे वाले पे आते हैं अपन क्या कर सकते हैं, इसको बाई कर सकते हैं। बस यही सिग्नल देता है कि ये प्राइस के साथ साथ ही चलता रहता है। जहां जहां नीचे आई ऊपर वाले जोन के पास जाने की कोशिश करेगी, ऊपर वाले जोन पे पहुंच गई तो अपने नीचे वाले जोन तक आने की कोशिश करती है, और इस बैंड के अंदर ही प्राइस घूमती रहती है। देखिए बैंड के अंदर ही क्या होती है, प्राइस घूमती रहती है। तो आप जब भी बाय या सेल करो या कोई पोजीशन बनाओ तो आप सिंपली इस चीज को देख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं आपको और दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, नीचे वाले बैंड पे आई, आप यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग बना, इस पे आप बाई करते, इसके लो पे हमारा एसएल होता है, 1:2 का टारगेट होता यहाँ पे, और ये ऊपर वाले बैंड के पास गई, यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न देखते हैं, आप यहाँ पे सेल कर देते, कहाँ तक जाती, नीचे वाले बैंड तक। नीचे वाले बैंड पे आई, हम यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगी प्राइस, अपर बैंड तक जाएगी। लेकिन ऐसा ही नहीं होता, अब जितना इजी ये दिख रहा है उतना इजी है भी नहीं, थोड़ा इसको ऐसे भी समझना है कि देखो मार्केट जब इसके पास गई तो आप यहाँ पे क्या सोचोगे कि सर ये तो बेरिश हरामी बन गया, हम यहाँ पे सेल कर देते हैं, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। लेकिन मार्केट ने देखो काफी टाइम तक अभी कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ गया, हाँ काम किया इसने, बॉलिंजर बैंड भी मूव होता रहता है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना तो इस पे आप सेल कर सकते थे, लेकिन आप इस पे सेल करते तो आपको पता है भाई ये मेरा एसएल है तो टारगेट मेरा 1:2 होना चाहिए, लेकिन बॉलिंजर बैंड तो 1:2 देने ही नहीं देगा। तो फिर आपको जैसे ही बॉलिंजर बैंड पे आया आपको यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, आपको यहाँ भी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि लोअर बैंड आपका मार्केट को बाई साइड के लिए लेके जाएगा, तो हमें तो फिर अपना प्रॉफिट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा। एंड यहाँ से प्राइस फिर अपर बैंड पे जाती है। समझ में आया? तो बॉलिंजर बैंड एक सिंपल इंडिकेटर्स होता है, नीचे वाले बैंड पे आती है हम बाई कर सकते हैं, और अपर बैंड पे जाती है हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं बस। ओके, नेक्स्ट इंडिकेटर अपन बात करते हैं, पढ़ लेते हैं अपन वी वेब करके, एक वी वेब इंडिकेटर्स होता है, तो वो कैसे काम करता है वो चीज अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। इंडिकेटर पे जाना है आपको, यहाँ पे आपको लगाना है वी वेब। ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है। पर इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वीवी को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ एक लाइन आती है आपके चार्ट पे, एक ब्लू कलर की एक लाइन आती है। अब ये किस तरीके से काम करती है थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो ये जो लाइन आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये हमारा क्या है, कौन सा इंडिकेटर है, वीवेप है, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह काम करता है, चुंबक की तरह काम करता है। चुंबक को आपने देखा होगा दो तरीके से काम होता है, जब चुंबक के पास में आ जाता है तो उसको दूर भेज देती है, और जब दूर होती है तो उसको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, दोनों चीज होती है ना। तो सिमिलर तरीके से ये काम करता है कि देखो प्राइस जब इसके ऊपर होती है तो ये प्राइस को दूर भेजने की कोशिश करता है, और जब प्राइस इससे दूर चली जाती है तो ये प्राइस को वापस अपने ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। प्राइस जब इसके ऊपर आ जाएगी तो फिर वहां से प्राइस को दूर भेजेगा, और जब प्राइस इससे दूर चली जाती है तो वापस क्या करता है, अपनी ओर ये अट्रैक्ट करता है। तो बस प्राइस को ये जब पास आ जाती है तो दूर भेजता है, और जब दूर चली जाती है तो प्राइस को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब सर हमें इससे क्या फायदा होगा, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो देखिए जैसे आपको पता है यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे एक पोजीशन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है, क्या रेजिस्टेंस लाइन होगी। चलो हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया क्योंकि पहले मार्केट यहाँ से गिरा था, दोबारा मार्केट वहीं से रिएक्ट किया। रेजिस्टेंस पे आपने देखा कि ये कौन सा पैटर्न बना है, क्या बोलेंगे इसको, बेयरिश सलामी पैटर्न बनाया, ठीक है। अगली कैंडल ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली, इसके हाई पे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। उसी टाइम आपने देखा कि प्राइस से वीवेब से दूर है, तो आपको पता है कि प्राइस वीवेब तक तो आराम से जाएगी, और जब वीवेब से चली जाएगी सेलिंग प्रेशर अच्छा हो तो वीवेब से यहाँ से दूर भी निकल जाएगी। तो अगर आप इस कंडीशन में एंट्री बनाते तो आपके लिए प्रॉफिट का सौदा होता। लेकिन यही कंडीशन अगर देखो, मान लो कि आपको वीवेब इसके ऊपर होता, या वीवेब कहाँ होता है, इसके ऊपर होता, और इसके नीचे अगर ये पोजीशन बनती तो अब अपनी ये नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि वीवेप इसे क्या करेगा, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा ना, तो वो तो प्राइस को ऊपर की तरफ खींचेगा। तो उस कंडीशन में फिर अपनी सेलिंग की एंट्री नहीं बना सकते थे। लेकिन आपको पता चला कि वीवेप ऑलरेडी नीचे है और प्राइस तो ऊपर बन रहा है, तो प्राइस कहां तक जाने की कोशिश करेगा, वीवेप तक जाने की कोशिश करेगा। तो यहां से अगर अपने एंट्री बनाते ना तो ये वीवेप तक तो आता ही आता, यहाँ तक तो प्राइस गिरा ही गिरा, और अच्छा सेलिंग प्रेशर होता, अच्छा पैटर्न होता, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा होता, तो आपको पता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे निकल जाएगा। यहाँ तक अगर आ गया तो हमको पता है क्या हो जाता, हमें हमारा टारगेट मिल जाता, हमें हमारा टारगेट। तो बस वीवेप सिंपल मैग्नेट की तरह काम करता है, जब प्राइस इसके ऊपर होता है तो उसको ये दूर भेज देता है,
और जब प्राइस इसके दूर होता है तो इसको वापस अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लेता है। समझ में आया? तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो कितने सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिया अपन ने? वॉल्यूम हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, और तो क्या है जरूरी आपके लिए? एमएससीडी पढ़ लिया, बोलिंजर बैंड हो गया। वॉल्यूम के बारे में आपको मैंने बता ही दिया था, वॉल्यूम अपने कल की क्लास में पढ़ी ली थी। ठीक है, वीवेफ हो गया। ओके, तो ये सारे हमारे इंडिकेटर्स हो गए। एक इंडिकेटर्स और होता है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं ईएमए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोगों ने यहाँ पे सर्च कर लेना है EMA। EMA जाओगे तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल बोल सकते हो या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोल सकते हो, कैसे भी इसको बोल सकते हैं अपन। इस पे जाके आपको क्लिक कर देना, ये चार्ट पे एक लाइन लेके आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि EMA को बहुत तरीके से यूज किया जाता है। EMA क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये एक तरीके से क्या है, कैंडल्स का एवरेज होता है। जितने भी कैंडल्स होती है ना, जितना भी EMA सेलेक्ट करते हैं, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा EMA खुला है? 9 EMA खुला है। तो 9 EMA का मतलब ये कि पिछले 9 कैंडल्स का ये क्या है? एवरेज। पिछले 9 कैंडल्स का अगर एवरेज काउंट करेंगे ना अपन यहाँ पे, तो वहां पे हमारा EMA घूम रहा होगा। अब ये EMA यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कैंडल्स का क्लोजिंग को जोड़ो, एवरेज कैसे निकालते हैं पता है? क्या होता है एवरेज का फॉर्मूला? सम ऑफ वैल्यूज अपॉन टोटल। टोटल के डिवाइड कर देंगे जितनी संख्या है। तो संख्या तो हमारी कैंडल्स कितनी है? 9 है। जो भी हमने चुना तो 9 से डिवाइड कर देंगे और सम करेंगे इन टोटल कैंडल्स का। अब सर कैंडल्स में तो 4 चीज होती है, ओपन हाई लो क्लोज। क्या जोड़ना है हमें? तो कैंडल की क्लोजिंग जोड़नी होती है। मतलब जो कैंडल, अपन 9 कैंडल की बात करें, ये कैंडल ग्रीन, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई तो इसकी क्लोजिंग जोड़ो, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे जोड़ो, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो जाएगी, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, इसकी क्लोजिंग यहाँ है, इसकी क्लोजिंग यहाँ है। तो सब कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना, 9 कैंडल को उठाओ, 9 कैंडल की क्लोजिंग प्राइस को ऐड कर दो, तो पहले सम हो गया, देन उसमें डिवाइड कर देंगे कितने का? 9 का डिवाइड कर देंगे, तो जो प्राइस आई वो हमारा क्या होगा? एवरेज। और वहीं पे हमारा प्राइस, अभी अगर लास्ट 9 के अंदर का करोगे ना, करके देखना, तो जहां पे ये इंडिकेटर घूम रहा है ना अभी, ये तो 65,038 जो भी है वही आपका एवरेज निकल के आएगा। तो ये वही घूमता है जितने कैंडल्स का एवरेज लेते हैं। अब देखो EMA बहुत तरीके से लगाए जाते हैं। EMA 5 होता है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 कैंडल्स का एवरेज। EMA 9 होता है, 11 होता है, 20 होता है, 21 होता है, 50 होता है, 100 होता है और 200 होता है। अभी इसको यूज अलग अलग तरीके से किया जाता है। मैं आपको एक बेसिक सिंपल तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, हम 2 EMA लेते हैं, एक EMA 20 लेंगे और एक EMA अपन 50 लेते हैं। ठीक है, अब EMA सर ये तो कौन सा है? 9 है। तो हम इसकी सेटिंग पे जाते हैं यहाँ पे, और इसकी सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इनपुट में यहाँ पे जो लेंथ आ रही है, इसको 9 की जगह कितना कर देंगे? 20 कर देंगे, क्योंकि हमें 20 EMA चाहिए। एंड SMA की जगह भी हम यहाँ पे EMA सेलेक्ट कर देते हैं, इसको भी कितना कर देते हैं? 20। तो ये लेंथ तो हमारी कितनी हो गई? 20। मतलब ये कौन सा EMA हो जाएगा हमारा? 20 EMA हो जाएगा। स्टाइल में जाके आप इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो, मतलब ये कलर वगैरह, विड्थ, हाइट वगैरह, ये सारी चीजें अपन ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसको ओके कर लेंगे। चलो सर, ये तो हमारा लग गया, कौन सा हो गया? 20 EMA। मतलब ये 20 कैंडल्स का क्या है? एवरेज है, लास्ट 20 कैंडल का एवरेज। ठीक है, एंड एक चीज और बता दो, ये 20 EMA भी अपने आप में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। बहुत पावरफुल होता है ये। अगर मैंने 20 EMA लगा दिया ना, तो देखो प्राइस बहुत बार इस पे आते ही सपोर्ट लेके चली जाती है। यहाँ पे कितनी बार आई सपोर्ट लेके ऊपर, दोबारा इस पे आई ऊपर लेगा, यहाँ पे देखो बार बार रिजेक्शन ले रही है। नीचे है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगर ये इसके ऊपर चला जाता है, यहाँ पे किसका काम करने लग जाता है? फिर ये रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है। तो EMA 20 अपने आप में ही बहुत पावरफुल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। इसका देखो काम करने का तरीका क्या होता है, जो एल्गो ट्रेडर्स होते हैं ना, एल्गो ट्रेडिंग जानते हो? नहीं जानते? ठीक है, तो एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, हम अभी जो सीख रहे हैं ये तो मैनुअल करेंगे। हम जो काम करेंगे ये कैसे करेंगे? मैनुअल। मतलब हम खुद बैठ के इस पे काम कर रहे हैं। मैनुअल हमें बैठना पड़ रहा है, हम उस पर कर रहे हैं काम, कि हम चार्ट देख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड वगैरह मार्क कर रहे हैं, सारी चीज पूरा प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं। देन उसके बाद में हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये जो काम अपन कर रहे हैं ये तो कैसे कर रहे हैं? मैनुअल कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना एक सेटअप बनाते हैं। क्योंकि जो काम करोगे तो आप भी अपने सेटअप पे करोगे, भाई आपको क्या क्या देखना है। आपने सपोर्ट देखा, रेजिस्टेंस देखा, कुछ इंडिकेटर को देखा, 4-5 चीजों को मिला के एक सेटअप बना लिया कि हर बार अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मार्केट मेरा ऊपर जाता है, मैं उस पर बाई करूंगा, तो वही हमारा सेटअप होता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? सेटअप बोलते हैं। अब आप आजकल लोग क्या करते हैं कि एक अच्छा सेटअप फाइंड किया, काफी मेहनत करते हैं, पहले थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, देन उस सेटअप को कोड करवा लेते हैं कोडिंग में।
ठीक है। अब कोडिंग करवाने से होता क्या है कि फिर उस कोडिंग को अपन इस सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई करने से होगा क्या कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका जो सॉफ्टवेयर है ना वो खुद ट्रेड करेगा, आपका कंप्यूटर आपका ट्रेड करेगा। बस कंप्यूटर को ऑन करके छोड़ दो, उसमें ऑन ऑफ का बटन आता है कि एल्गो को क्या कर दो, ऑन कर दो। जैसे ही हमने एल्गो बटन को ऑन किया ना, ऑटोमेटिक जो हमारा सेटअप बनेगा, जो हमने उसको कंडीशन दी होगी, क्योंकि कंडीशन देनी पड़ती है जब अपन एल्गो करवाते हैं ना, उसको बताना पड़ेगा भैया ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये ट्रेंड लाइन होती है, ये कैंडल, पूरी सिचुएशन उसको बतानी पड़ेगी। ठीक है। और जैसे ही वो सिचुएशन बनती है, हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक बाई कर लेगा। जैसे हमें टारगेट मिलेगा सेल कर देगा, हमें ऐसा लोग जो भी सिचुएशन अपन देंगे ना वैसे काम करेगा, जो हम उसमें कोड करवाएंगे। तो ज्यादा अभी काफी जो पुराने बड़े ट्रेडर्स हो जाते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रेटेजी को क्या करवा लेते हैं, एल्गो में कन्वर्ट करवा लेते हैं और करवा के अपने कंप्यूटर पे लगा के छोड़ देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका कंप्यूटर आपके लिए काम कर रहा है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 40 to 50% भी सही है तो भी आपका पैसा बन रहा है, लगातार आपका पैसा बनता हुआ दिखेगा आपको। तो जो अपन जो स्ट्रेटेजी होती है उसको कोडिंग करवाते हैं ना, उसी को अपन एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो वो भी अपन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज, हाँ जी, एच अच्छा क्या होता है वो, हाँ वही सेम ही चीजें होती है। फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ ही नहीं होता, बस इन ट्रेडिंग स्टाइल्स का ही नाम चेंज चेंज करके बहुत अलग अलग करा दिया। एक एसएफसी ट्रेडिंग बना दिया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले ट्रेड करो, बाकी यही चीजें होती है सारी। चार्ट ही काम करता है, बस चार्ट को अंडरस्टैंड करना ही तो होता है। ठीक है। जितना गहराई में आप इस चार्ट में घुस जाओगे ना, इन कैंडल को समझने लग जाओगे ना, उतने ही तरीके की ट्रेडिंग्स आपको आ जाएगी। क्लियर। तो ये आपको समझ में आया। देखो ईएमए 20 मैंने यहाँ पे लगा रखा है, एक और ईएमए लगाता हूँ मैं, इंडिकेटर सेक्शन पे जाता हूँ। एक साथ आप ज्यादा इंडिकेटर्स लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे फिर से ईएमए टाइप किया एंड ईएमए इस पे जाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा 9 ईएमए लगता है। मैं इस 9 ईएमए की सेटिंग में जाता हूँ और अब क्या इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 50 में। कितना कर देता हूँ, 50 कर देते हैं अपन इसको। तो एक मैंने 20 ईएमए लगाया, 50 लगाया, इसका कलर अपन वही ऑरेंज वगैरह कुछ भी ऐसा कर लेते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए। चलो ये कर लिया। अब ये जो ईएमए होता है ये किस तरीके से काम करता है, ये भी क्रॉस ओवर की तरह ही काम करता है। क्रॉस ओवर की तरह कैसे काम करता है, देखो जब भी ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की तरफ काटे तो कौन सा क्रॉस ओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ ना यहाँ पे। तो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, हमें यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है, बाई करना है। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, तो आप भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और जस्ट ये नीचे की तरफ काटेगा, जिस जगह ये नीचे की तरफ काटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। जहां पे इसने ऊपर की तरफ काटा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बाई कर दिया। जिस जिस जगह ये ऊपर या नीचे की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा है ना, वहां पे अपन इसको बाई और सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा लफड़ा जो हो जाता है वो कहाँ होता है, सिर्फ साइडवेज मार्केट। अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, यहाँ पे सिग्नल थोड़ी जल्दी जनरेट हुए, तो हम यहाँ पे कई बार ट्रैप हो सकते हैं। लेकिन ट्रैप से बचने के लिए हमने बहुत सारे तरीके समझ लिए हैं, पूरा प्राइस एक्शन समझ लिया है हमने। तो बस आप उस चीजों को यूज कर सकते हो कि हम वॉल्यूम वगैरह चेक कर लेंगे, ब्रेकआउट सही हुआ कि नहीं हुआ, कैंडल में स्ट्रेंथ कितनी है, बायर्स स्ट्रेंथ में है या नहीं है, सेलर्स स्ट्रेंथ में है या नहीं है। तो थोड़ा बेसिक प्राइस एक्शन हमको समझना पड़ेगा ट्रैप से बचने के लिए। लेकिन ये वाला इंडिकेटर जो हमने बनाया, जहां पे भी क्रॉस हो रहा बस वहां पे सेल करो। देखो मार्केट क्या भयंकर गिरता है, जहां भी किया होगा आपने, जैसे क्रॉस ओवर हुआ आप सेल कर दो। ठीक है। तो ये ईएमए 20 और 50 पे क्रॉस ओवर पे अपन कर सकते हैं, डेथ क्रॉस ओवर, गोल्डन क्रॉस ओवर पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। समझ में आया। तो देखो हमने कुछ बेसिक इंडिकेटर्स जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। किसी को अगर इन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में, हमने जो अभी तक इंडिकेटर्स पढ़े हैं, इसमें किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये ब्लू लाइन 20 एमए का मतलब क्या हो गया, 20 कैंडल का एवरेज। 20 करेगा ना, क्योंकि 20 कैंडल का एवरेज जल्दी मूवमेंट करेगा, 50 का तो थोड़ा सा लेगा, क्योंकि 50 कैंडल जुड़ेंगी फिर उसके बाद उसका एवरेज बनता है, तो वो तो धीरे धीरे चलेगा ना। लेकिन जो 20 कैंडल वाला होगा वो थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि सिर्फ 20 कैंडल जुड़नी है। तो 50 से तो 20 वाला क्या करेगा, फास्ट ही चलेगा। तो जो क्रॉस ओवर करेगा वो कौन सा करेगा, बार बार 20 एमए करेगा। अब ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है तो अब सेल कर देंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ काट रहा है तो बाई कर लेंगे। एक तरीके से ये एमएससीडी की तरह ही काम कर रहा है। मैकडी भी तो ऐसे ही काम करता था ना, कि आपने देखा कि नीचे से ऊपर काट रहा है तो बाइंग सिग्नल जनरेट हो रहा है, और नीचे की तरफ काट रहा है तो सेलिंग सिग्नल जनरेट हो रहा है। क्लियर है। ओके। ऑनलाइन जो भी क्लास ले रहे हैं, कोई डाउट आपको। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है। नहीं है सर। चलो ठीक है फिर।